Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the remaining topic of our previous lecture. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जैसा कि रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, और फिर थोड़ा सा हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद हमने काजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी एक्सप्लेन किया था, जैसा कि सोशल काजेज, पॉलिटिकल काजेज, इकोनॉमिकल काजेज, और लास्ट में हमने इमीडिएट काजेज को एक्सप्लेन किया था। इमीडिएट काजेज में हमने ये कहा था कि जो किंग लैयस था उसने एक मीटिंग बुलाई कि जो गरीब लोग हैं उनके मसाइल को सुना जाए। तो इस तरह से उसने एक स्टेट जनरल मीटिंग बुलाया जिसमें तीनों स्टेट के जो लोग थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो मौजूद थे। लेकिन वहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबरान थे उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम इन लोगों की बात नहीं सुनेंगे, इन लोगों के साथ हम नहीं बैठेंगे। तो इस पर जो लोग थे उनको गुस्सा आ गया और उन लोगों ने जो मुतालबात थे वो बढ़ा लिए। अब उन्होंने इलेक्शन का डिमांड किया कि अब इलेक्शंस होंगे। तो जो किंग लैयस था उन्होंने मजबूर होकर इलेक्शन का ऐलान कर दिया कि तीनों स्टेट से मेंबरान खड़े होंगे जिनकी नॉमिनेशन वोट के ज़रिए होगी। लेकिन जो ही इलेक्शंस हुए तो जो विक्ट्री थी वो कॉमनर्स की हो गई। 98% वोट्स कॉमनर्स ने ले लिए, क्योंकि मेजॉरिटी तो कॉमनर्स की थी ना, मतलब गरीब लोग फ्रांस में बहुत ज़्यादा थे, एरिस्टोक्रेट्स तो कम थे। तो इस वजह से 98% जो वोट था वो कॉमनर्स के हाथों में चला गया, और मैक्सिमम जो मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के वो कॉमनर्स बन गए। तो अब क्या हुआ कि इस किंग लैयस से और जो बाकी कोर्टीज थे उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि अब फैसले जो है वो कॉमनर्स करेंगे, क्योंकि जो नेशनल असेंबली थी वो तो कॉमनर्स के हाथों में चली गई। सारे मेंबरान कॉमनर्स के थे, मतलब थर्ड स्टेट के लोग थे ना, उनसे ये हजम नहीं हुई, उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ दी। जब उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ दी तो कॉमनर्स ने उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। तो जब नेशनल असेंबली कॉमनर्स के हाथों में चली गई तो उन्होंने क्या किया कि जो प्रिविलेजेस थी, जो मतलब मुरात उन लोगों को दिए गए थे, क्लर्जी लोगों को दिए गए थे, और इसके अलावा जो और एरिस्टोक्रेट्स थे उनके पास थे, उन सब से वो छीने गए। अक्सरियत को तो जेलों में डाल दिया गया, चर्च पर भी हेवी टैक्सेस लगाए गए, और इसके अलावा जो कॉमनर्स थे उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न का अजरा किया, मतलब लोगों को हकूक़ देने लग गए। और हकूक़ में क्या क्या था, लोगों को ये हक दिया गया कि अब जो फैसले होंगे वो आवाम करेगी, मतलब जो भी बिल पास होगा, जो भी टैक्सेस लगेंगे वो आवाम की मशवरे से ही लगेंगे। अब आवाम की हुकूमत आ गई, क्योंकि जो कॉमनर्स थे वो तो सारे थर्ड स्टेट से थे, हुकूमत तो उन्होंने फर्स्ट और सेकंड स्टेट से ले लिया। तो जो डिवाइन पावर थी किंग के साथ, मोनार्क के साथ, वो उनसे छीनी गई। वो जस्ट नॉमिनल मोनार्क रह गया, जैसा कि हमारे बराए नाम नवाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब है, जरदारी थे, और इसके अलावा जो गुजरे हैं वो सारे के सारे फैसले कौन करते थे? फैसले तो बाहर से आते थे, अमेरिका से आते थे, इंग्लैंड से आते थे। ये तो जस्ट बराए नाम प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कुछ भी नहीं। और क्योंकि यहाँ पे जो फैसले है वो तो डॉलर्स ही करता है, तो कहते हैं कि जो राइट थी किंग के साथ वो उससे सारे के सारे छीन ले गए। और ये अनाउंसमेंट की गई कि आज से जो फ्रेंच मैन हैं वो सारे के सारे आज़ाद है, फ्री हैं, जहाँ जाना चाहे वो जा सकते हैं, और उनको वोट का भी हक दिया गया, इसके अलावा प्रॉपर्टी का भी हक दिया गया, मतलब डिफरेंट हकूक़ जो कॉमनर्स थे उनको दिए गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो रिवॉल्यूशन था उसने एक टर्न ले लिया। टर्न किस तरह से ले लिया कि ये जो मोनार्क था, ये जो किंग था, इसको कॉमनर्स ने तो नहीं हटाया था ना, ये अपने ओहदे पर फाइज ही था, लेकिन इसके पास कोई पावर नहीं था। इससे सारे पावर जो थे वो छीने गए थे। लेकिन फिर से जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने जो किंग था उसको फिर से रिक्वेस्ट किया कि आप अपने ओहदे पर आ जाएं, आप फिर से जो है एज अ मोनार्क इस कंट्री को लीड करें। तो क्या हुआ कि 1790 में उसने फिर से हलफ उठा लिया, लेकिन उसके पास फिर भी कोई पावर नहीं थी। तो अब 1791 में इसने क्या किया कि इसने अपने मुल्क से भागने की कोशिश की, मतलब जो लिबास था, कस्ट्यूम था, वो चेंज कर दिया, किसी जो शेपर्ड्स थे उनके साथ चला गया, या कोई और नोमैड्स थे उनके काफिले में चला गया। लेकिन वो बाउंड्री पर पकड़ा गया और फिर उसको फ्रांस लाया गया। तो अब यहाँ पर उसको कुछ दिन जेल में डाला, और उसके बाद उसको गेलेटिन कर दिया गया, मतलब उसका जो सर था वो काटा गया। गेलेटिन एक ऐसा आला होता है कि उसके साइड्स पे दो पिलर्स लगे हुए होते हैं, ऊपर से ऐसा एक बड़ा सा छोरा लगा हुआ होता है। तो वो जो मुजरिम होता है उसके सर पे छोड़ दिया जाता है, और उसकी जो गर्दन होती है वो कट जाती है। तो इसी तरह से उसकी सर काट दी गई, और उसकी वाइफ जो थी उसकी भी सर काट दी गई।
کنگ لیئس کے ساتھ ساتھ تقریباً 17,000 اور جو کوٹریز تھے اور نوبل پرسنز تھے ان کو گلٹنٹ کر دیا گیا۔ یہ تو آفیشیل ریکارڈ ہے۔ بعض سورسز کے مطابق فرینچ ریولوشن میں 60,000 پلس لوگ مارے گئے تھے۔ تو جب کنگ لیئس کو گلٹنٹ کر دیا گیا، اس کے بعد ہمارے ساتھ جو فرانس کا نیو ایمپرر تھا وہ نپولین بن گیا، لیکن اس نے ایک جنگ میں شکست کھائی جس کی وجہ سے اس کو فرانس سے نکالا گیا اور اس نے اپنی باقی زندگی جو تھی وہ ایک آئی لینڈ پر گزار دی۔ اور نپولین کے بعد جو لیئس دا 16 تھا، اس کا بھائی لیئس دا 18 اس کو منار بنا دیا گیا۔ تو دوستوں یہ تھا فرینچ ریولوشن۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آگے ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں مینشن کریں، اگر نہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔